वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीख लो का ग्रुप 17 का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ अ इंटर हैलोजन कंपाउंड। बेटा मैंने ग्रुप 17 में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी करा दी हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको कुछ करा दी हैं, सिर्फ एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ रह गई है, वो क्या है? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ हैलोजन। सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग पावर आपने कर लिया, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ मेटल कर ली है। तो आज हम करेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ हैलोजन। तो क्या रिएक्टिविटी टुवर्ड्स अ हैलोजन में क्या है बेटा कि जब एक हैलोजन व्हेन वन हैलोजन ज्वाइन विद अनदर हैलोजन, a compound is formed is called interhalogen compound। जो मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा बेटा इंटरहैलोजन कंपाउंड, और यू कैन से द रिएक्टिविटी ऑफ अ हैलोजन विद द अदर हैलोजन। तो एज द नेम इंडिकेट बेटा इंटरहैलोजन कंपाउंड। इंटरहैलोजन कंपाउंड क्या होते हैं? जैसे हम कहते हैं इंटरकास्ट। इंटरकास्ट क्या होता है बेटा? दो डिफरेंट कास्ट। ऐसे इंटरहैलोजन क्या हुए? दो डिफरेंट हैलोजन। अगर मैं हैलोजन की बात करूं तो आपको पता है हैलोजन 4 होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 4 हैलोजन हैं। अब इंटरहैलोजन कंपाउंड क्या होंगे? जब हम इनको जर्नल रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से बेटा, जब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से जुड़ रहा है और जो ये दूसरा हैलोजन है वो अलग होना चाहिए इस हैलोजन से, तो हम इसको क्या लिख देते हैं? एक्स डैश। तो वो क्या होगा? इंटरहैलोजन कंपाउंड। जब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से जुड़ेगा इट फॉर्म अ इंटरहैलोजन कंपाउंड, जिसको हम क्या बोल देते हैं? एक्स एक्स डैश। तो अब इस इंटरहैलोजन कंपाउंड की बात करें तो ये एक्स क्या होगा? ये एक्स को हम क्या मानेंगे? जिसका साइज लार्ज होगा, लार्ज साइज, या फिर जिसका साइज लार्ज होता है तो हम कह सकते हैं क्या है वो? स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तभी इंटरहैलोजन कंपाउंड बनेंगे। अगर ये वाली कंडीशन वेरीफाई नहीं होगी तो इंटरहैलोजन कंपाउंड नहीं बनेंगे। तो एक्स डैश क्या होगा? स्मॉल साइज और यू कैन से हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। कैसे बना बेटा? देखो अगर मैंने फ्लोरीन को पहले लिख दिया, अब फ्लोरीन का साइज तो सबसे छोटा है, क्या इससे कोई छोटा साइज है? नहीं। तो ऐसा इंटरहैलोजन कंपाउंड कोई भी नहीं बनेगा जिसमें एफ पहले लिखा हो। तो एफ अगर हम पहले लिखते हैं, एफ को एज अ सेंट्रल एटम लेते हैं, तो इंटरहैलोजन कंपाउंड नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है? पहले वाला एक्स लार्ज साइज का होना चाहिए। अगर देखो मैंने इस एक्स को Cl ले लिया बेटा, इस एक्स को Cl ले लिया, तो एक्स डैश इससे छोटा साइज होना चाहिए। तो Cl से छोटा साइज एफ का है ना, तो हम यहाँ पे एफ लिख सकते हैं। तो ClF एक इंटरहैलोजन कंपाउंड है जो इस कंडीशन को वेरीफाई करते हैं। अगर लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल देखो बेटा, अगर मैंने यहाँ पर पहले Br लिखा, Br का साइज बड़ा हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, तो यहाँ पे एक्स डैश क्या लिख सकती हूँ मैं? Cl भी लिख सकती हूँ या फिर F भी लिख सकती हूँ। तो ये क्या बने? इंटरहैलोजन कंपाउंड। ऐसे ही अगर मैंने I लिया तो I के साथ क्या लिख सकती हूँ? F भी लिख सकती हूँ, Br भी लिख सकती हूँ बेटा, और क्या लिख सकती हूँ? F भी लिख सकती हूँ। तो ये सारे क्या हैं? इंटरहैलोजन कंपाउंड। क्लियर है बेटा? तो इंटरहैलोजन कंपाउंड का नेम कैसे लिखते हैं? इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? इट्स जर्नल नोमेनक्लेचर इज हैलोजन हैलाइड। जैसे BrCl है तो Br को क्या कहते हैं बेटा? ब्रोमीन। Cl को हम नेगेटिव मानेंगे, इट इज कॉल्ड अ क्लोराइड। आपको बोला है कि जो एक्स डैश है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे?
एक्स डैश के पास जाएंगे बिकॉज ऑफ अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इट कैरी अ नेगेटिव चार्ज एंड दिस वन कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया तो बॉन्ड टूटेगा ही। तो जब नेगेटिव चार्ज आया तो इसके नाम ये क्या बन गया, आयन। इट इज कॉल्ड अ क्लोराइड। IDE रिप्रेजेंट करता है कि Cl पे नेगेटिव चार्ज है। इसका नाम क्या होगा बेटा, ब्रोमीन फ्लोराइड। इसका क्या होगा, क्लोरीन फ्लोराइड, आयोडीन फ्लोराइड, आयोडीन ब्रोमाइड, आयोडीन क्लोराइड। क्लियर है। तो जनरल नेम ऑफ द इंटरहैलोजन कंपाउंड इज द हैलोजन हैलाइड। आगे वाले का पूरा नाम, पीछे वाले का हैलाइड लिखोगे। क्लियर है बेटा। उसके बाद इंटरहैलोजन कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं। अब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से जुड़ के डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड बनाते हैं इन +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इनके जर्नल फॉर्मूले क्या होगा बेटा, अगर मैं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो फॉर्मूला इज x डैश। कैसे, मेरे को इस x सेंट्रल एटम है, याद रखना बेटा दिस इज अ सेंट्रल एटम, इसको x माना, इसका कैलकुलेट करना, प्लस हैलोजन पे भी -1 होता है इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। तो इसमें इसका चार्ज कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। ऐसे +3 में क्या बनेगा बेटा, x डैश 3। कैलकुलेट करके देखो, x प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल टू 0, x -3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3। तो इस पे इसका क्या आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ऐसी +5 में क्या बनेगा बेटा, x डैश 5। इसमें भी आप निकालोगे तो क्या आएगा, +5 चार्ज। +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या बनेगा, x डैश 7, इसमें +7 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इंटरहैलोजन कंपाउंड कौन कौन से फॉर्मूले में एग्जिस्ट करते हैं, x डैश 3, x डैश 5, x डैश 7। अगर इनके एग्जाम्पल कहूँ, एग्जाम्पल कुछ भी लिख सकते हो, जैसे ClF, BrCl, ICl, IBr, कुछ भी हो सकता है। इधर वाला बड़ा और इधर वाला छोटे साइज का और एक ही जुड़ेंगे। इसके क्या लिख सकते हो बेटा, ClF3, ICl3, BrF3, कुछ भी बना सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, सिर्फ यहाँ पे इनका हैलोजन का नंबर 3 लेना। ऐसे ही 5 वाले में IF5, ClF5, BrCl5। इसमें कैलकुलेट करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर 5 भी आएगा, जो मैंने जर्नल आपको बता दिया। ऐसे ही कुछ भी एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो इसका, BrF7, ClF7, IF7, कुछ भी कर सकते हो। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स, और वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ अ इंटरहैलोजन कंपाउंड बाय अप्लाइंग द कंडीशंस विच आई हैव टोल्ड इन द स्टार्टिंग। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कैसे इंटरहैलोजन कंपाउंड बनाएंगे, उस कंडीशन को बना के हम x डैश 3, x डैश 5 और x डैश 7 में बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो मैंने आपको कॉमन इनकी स्टेट बता दी, और इन्हीं कॉमन फॉर्मूले की कॉमन शेप करोगे आप। ठीक है, शेप आप इन चारों कंपाउंड की करोगे। इन चारों कंपाउंड की शेप याद रखनी है। कोई भी एग्जाम्पल आए, अगर जैसे ICl3 आ गया तो उसकी शेप इसकी तरह बनेगी, ClF5 आ गया उसकी शेप इसकी तरह बनेगी, IF7 आ गया उसकी शेप ऐसे बनेगी। तो आपने इनकी जनरल शेप्स करनी है, जैसे आपने ग्रुप 18 में जिनॉन कंपाउंड की करी थी अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, ऐसे ही आप इसमें करोगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी द शेप ऑफ अ इंटरहैलोजन कंपाउंड। तो आइयो आओ देखते हैं अब इनकी शेप्स कैसे होंगी। सबसे फर्स्ट देखो, x डैश है बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर निकालोगे 1/2। दिस इज अ सेंट्रल एटम, x ग्रुप 17 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7, प्लस सिंगल बॉन्डेड एटम क्या है 1, एक ही x जुड़ा हुआ है, +1, 8/2 क्या आ गया 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या आई sp3। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज 4,
बॉन्ड पेयर, BP इज द बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर इज 1। 4 में से बेटा एक जुड़ा हुआ है। बॉन्ड पेयर क्या होंगे, जो सिंगल बॉन्डेड इसके साथ कितने जुड़े हुए हैं, इसमें एक जुड़ा हुआ है तो एक। लोन पेयर कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर कितना हुआ, 3। क्लियर है। अब जो शेप है, शेप कैसे बनेगी, जो बेसिक शेप है वो 4 है। 4 की कैसी शेप होती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल कैसे बनाते हैं बेटा, ऐसे बनाते हैं। अब सेंट्रल एटम क्या था, X, यहाँ पे X लिखोगे। अब कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है। लोन पेयर कहाँ आएंगे, 1 2 3 4th एटम है, क्या जुड़ा हुआ है, X डैश। तो इसकी शेप क्या बनी, अगर मैं इन लोन पेयर को छुपा दूं बेटा तो ये एक तरह से ऐसे नहीं बन गया, X डैश X। तो जो इसका नाम क्या हुआ, लीनियर। द नेम ऑफ द शेप इज लीनियर। अगर जनरल फॉर्मूला पूछूं तो क्या बनेगा, AB3, नहीं बॉन्ड पेयर इज 1, सॉरी, ABL3। क्लियर है बेटा। ऐसी अब सेकंड देखो, X डैश 3, इलेक्ट्रॉन पेयर निकालो, 1/2 7 इलेक्ट्रॉन, 3 जुड़े हुए हैं, 10/2 5, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, 3 4 5। बॉन्ड पेयर कितने हैं बेटा, 3 जुड़े हुए हैं ना यहाँ पे। लोन पेयर कितने होंगे, 5 - 3 = 2, क्या बनेगा, AB3L2। दिस इज द जनरल नेम ऑफ अ शेप। अब 5 है, 5 की बेसिक शेप क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सेंट्रल एटम इज X, कितने जुड़े हुए हैं, X डैश 3 जुड़े हुए हैं, तो यहां पे जोड़ेंगे अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी। लोन पेयर रिपल्शन आर ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। 2 लोन पेयर यहां पर आ गए। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप, क्या नेम होगा, अगर इन लोन पेयर को छुपा दो तो ये बेटा T नजर आ रहा है, तो द नेम ऑफ दिस शेप इज T शेप। क्लियर है बेटा। आपको ये सब कुछ मैं नोबल गैसेस में भी बता चुकी हूँ, बट एक बार रिवाइज करा रही हूँ। और इन शेप्स को बेटा अच्छी तरह से करना है। ये पूरे बी ब्लॉक में ग्रुप 15-16 में भी हैं कुछ कंपाउंड्स की, तो इनको अच्छी तरह से, और मोस्ट स्कोरिंग पोर्शन है कि एक आधी शेप पेपर में आ ही जाती है। क्लियर है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है बेटा, थर्ड फॉर्मूला X डैश 5। वेरी गुड। निकालो इसकी इलेक्ट्रॉन पेयर, 1/2। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 7। वेरी गुड। और हाउ मेनी बॉन्डेड एटम, 5। गुड। कितना आ जाएगा, 12/2 6, एंड द हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। वेरी गुड। बॉन्ड पेयर कितने होंगे बेटा, कितने जुड़े हुए हैं, 5, एंड द लोन पेयर इज 6 - 5 = 1। वेरी गुड। एंड व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ दिस शेप अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, AB5L। और 6 की कैसी शेप होती है बेटा, ऑक्टाहेड्रल। वेरी गुड बेटा, ऐसे बनती है ना ऑक्टाहेड्रल। सेंटर में क्या लिखोगे, X। शाबाश। आप कितने हैं, 5 है ना, X डैश 5 लगा दो, X डैश। यहां पर क्या आ जाएगा, एक लोन पेयर, तो इसको क्या नाम बोलते हैं बेटा, स्क्वायर पिरामिडल। वेरी गुड। ओनली द वन शेप इज लेफ्ट, कौन सी रह गई है बेटा, वेरी गुड, X डैश 7। निकालो इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर, 1/2 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, 7 जुड़े हुए हैं, 14/2 7, sp3d3 is the hybridization, and the bond pair is 7, and the lone pair is 0. Very good. और the journal name is AB7। L नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि लोन पेयर क्या है, 0। वेरी गुड। अब 7 की शेप क्या होती है बेटा, पेंटागनल बाइपिरामिडल। तो पेंटागन कैसे बनती है, ऐसे
दिस इज अ पेंटागन, 5 कॉर्नर है ना, एक ऊपर और एक नीचे। अब साथ के साथ ही बॉन्ड पेयर है x, x डैश, x डैश, x डैश, x डैश, x डैश, x डैश, x डैश। वेरी गुड। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप? इज पेंटागनल बाइपिरामिडल। क्लियर है बेटा? अगर आपने साथ के साथ नोट डाउन नहीं किया तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अ इंटर हैलोजन कंपाउंड। देखो पहले हमने इंटर हैलोजन कंपाउंड को प्रिपेयर करना है। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? x x डैश, x डैश 3, x x डैश 5, x x डैश 7। तो कैसे प्रिपेयर करोगे बेटा? मैं आपको एक बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रही हूँ, वो ट्रिक से आप कैसे लर्न कर सकते हो। देखो हमने कोई भी फॉर्मूले में प्रिपेयर करना है। जैसे मैंने जर्नल लिख ली हूँ, मैंने कहा एक हैलोजन है। हैलोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? डायटोमिक x2, इसमें दूसरा हैलोजन जोड़ दिया x डैश, तो क्या बन गया? x x डैश 2 टाइम्स लिख दिया। सिर्फ आपने याद क्या करना है बेटा? इनकी कंडीशंस, इनके टेम्परेचर। कंडीशंस भी नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर अलग अलग है। अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग हैलोजन जुड़ते हैं और अलग अलग इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं। जैसे मैंने आपको कह दिया बेटा, आपने BrCl3 बनाना है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। एक बार समझ आ गई तो आप अपने आप कर सकते हो। BrCl3 बनाना है, तो इसमें एक Br है, एक Cl है, तो क्या करोगे? Br2 लिखोगे प्लस Cl2 लिखोगे, क्या लिख दोगे? क्या बनाना है? BrCl3। अब इनको बैलेंस कर दो। देखो Br 2 है, यहाँ पे 2 लिख दो। Cl इधर 2 है, इधर कितने हैं? 3 2 6, तो इसको 6 बना दो, यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3। तो बन गया। सिर्फ क्या याद करना है? इनका टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी कुछ ही रिएक्शंस का लर्न करना है, सबका नहीं लर्न करना। आपने सिर्फ 5 टेम्परेचर लर्न करने हैं, और उन 5 के अलावा अगर कोई और प्रिपरेशन आ जाती है तो सिर्फ आपने वो जर्नल ऐसे लिख देनी है। जैसे लेट्स सपोज मैं कहती हूँ आपने ICl बनाना है, तो देखो क्या I है ना, आयोडीन, I2 लिखो, Cl आपको पता है ये 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्या बन गया? ICl। 2 बार है दोनों, 2 लिख दो। कुछ भी आपने बेटा जो फॉर्मूला कह रहे हैं ना बनाने के लिए, उन दोनों हैलोजन को जोड़ दो और वो कंपाउंड बना दो और बैलेंस कर दो। ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही इजी वे है, आप बना सकते हो। सिर्फ आपने टेम्परेचर किस किस का लर्न करना है बेटा? एक जब Cl2F2 के साथ जुड़ता है 473 केल्विन, ये याद करोगे। ClF3 किस टेम्परेचर पे जुड़ता है? 573 केल्विन पे। इसमें टेम्परेचर याद ही नहीं करना है आपने, है ही नहीं टेम्परेचर। I2 रूम टेम्परेचर पे ही हो जाता है, F2 के साथ जुड़ेगा 228 केल्विन पे। ये IF5 293 केल्विन पे, IF7 523 to 573 केल्विन। यू हैव टू लर्न ओनली दीज 5 टेम्परेचर। और उसके बाद अगर किसी की भी प्रिपरेशन आ जाती है इंटर हैलोजन कंपाउंड में, तो आप उन दोनों हैलोजन को जोड़ दोगे। जर्नल ये तरीका है, दिस इज अ जर्नल। सभी ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 में 3 में 5 में 7 में सब में बन जाएगा बेटा। क्लियर है? उसी के साथ 2 और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बताती हूँ। आप देखो बेटा, 1 इज द रिएक्टिविटी। अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो हम कहते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। क्यों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका एनसीईआरटी और कंसेप्चुअल्स में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा और बहुत बार पेपर में भी आ जाता है। इंटर हैलोजन कंपाउंड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है हैलोजन से। क्यों? आप देखो, अगर मैं इंटर हैलोजन कंपाउंड की बात करूँ तो वो तो x x डैश है, हैलोजन की बात करूँ तो दोनों क्या है? x। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड में 2 हैलोजन है और दोनों हैलोजन की डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है बेटा। अब लेट्स सपोज आपको मैंने अभी बताया था कि ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये वाला लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, जबकि हैलोजन में दोनों की क्या है? सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है तो आपको पता है कि वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है।
वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से एक्स डैश पे नेगेटिव और एक्स पर पॉजिटिव आ गया। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव बन के अगर कोई भी एक स्पीशीज आ रहा है, कोई भी एक एटम आ रहा है, लेट्स सपोज Na पॉजिटिव आ रहा है, तो ये Na पॉजिटिव इस एक्स के साथ बहुत जल्दी से जुड़ जाएगा। क्यों? अपोजिट चार्ज हो गया। अगर मैंने कहा लेट्स सपोज आपके पास कोई भी नेगेटिव O2 नेगेटिव आ रहा है, तो वो इस पॉजिटिव के साथ जल्दी से जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक होके रिएक्टिव स्पीशीज बना रहा है। क्या बना रहा है? रिएक्टिव स्पीशीज बना रहा है। अब बात ये आती है कि ये बॉन्ड टूटा क्यों टूटा ये बॉन्ड? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होने की वजह से एक स्ट्रॉन्ग है और एक वीक है, तो ये बॉन्ड टूटा, जिसके लिए कैसी एनर्जी देनी पड़ी? लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ी। सिंपल सी बात है बेटा, देखो मैंने कहा ये दो पर्सन है, एक एक्स है एक एक्स डैश है। एक्स डैश ज़्यादा पावरफुल है और एक्स लेस पावरफुल है, तो इस बॉन्ड को कौन खींचेगा? एक्स डैश ही तो खींचेगा ना। मतलब इसको स्ट्रॉन्ग पावरफुल होने की वजह से इसको बहुत ही कम एनर्जी लगानी पड़ी बॉन्ड तोड़ने के लिए, क्योंकि ये पावरफुल था तो ये ऑटोमेटिकली बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हुई? लो, और टूट कर रिएक्टिव स्पीशीज बना दी इसने, तो इसी वजह से ये क्या है? रिएक्टिव है। बट अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी, अब हम हैलोजन की बात करें, दो पर्सन है एक्स और एक्स डैश, दोनों सेम ही पावर के हैं, दोनों सेम ही पावर के हैं। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड कैसे टूटेगा? एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन, आधा ये खींचेगा और आधा ये खींचेगा, फ्री रेडिकल बन गए। और फ्री रेडिकल इतनी रिएक्टिव स्पीशीज नहीं है जितने कटायन और एनायन है। रिएक्शंस करेंगे, किसी के साथ जुड़ेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की एक कमी होगी वो इनके साथ जुड़ जाएगा, बट उतनी अच्छी तरह से नहीं जुड़ेंगे जितनी अच्छी तरह से ये जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? कटायन और अनायन बना रहे हैं। क्यों? ये बॉन्ड क्यों टूटा मुश्किल से? क्योंकि दोनों पावरफुल है, पहले ये खींचेगा इधर जाएगा, ये खींचेगा इधर, तो दोनों की सेम पावर लगेगी। तो जिस केस में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? लार्ज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है। क्लियर है बेटा? तो हम कह सकते हैं कि इंटर हैलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। क्यों? ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आपने सारी एक्सप्लेनेशन नहीं करनी बेटा, ये आपको समझाने के लिए थी। अगर एग्जाम में या पेपर में आता है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, आप तब एक्सप्लेन कर दोगे कि इसमें दो हैलोजन डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, जिसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, इसमें सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं जिसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जो अगर 1 मार्क्स में आता है तो तब आपका आंसर क्या होगा कि इंटर हैलोजन कंपाउंड मोर रिएक्टिव है ड्यू टू अ लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब वो लो क्यों चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। क्लियर है बेटा? अब दूसरा देखो, दूसरा मेन पॉइंट क्या है इसका? थर्मल स्टेबिलिटी। अब आपको पता है थर्मल स्टेबिलिटी इज ऑल्सो रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इज ऑल्सो रिलेटेड विद द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। आपने रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में करा था। थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है अगर साइज का डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन द टू एटम कम होता है। ठीक है, अब मैं बात करूं IF में से F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस है। ज़्यादा डिफरेंस हो गया ना, ज़्यादा डिफरेंस हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, ऐसे ही BRF की बात करें, इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इसमें भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से और ड्यू टू द साइज भी कह सकते हैं कि इसका सबसे छोटा साइज है, इसका बड़ा है, इसका छोटा, इनमें डिफरेंस कम है, इसमें और ही कम है। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या कहती है कि जितना साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा, जितना साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा, थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, यानी कि उसको तोड़ने के लिए एनर्जी उतनी ही कम लगेगी। यानी कि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम है, सबसे कम है, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी बेटा? सबसे लेस होगी। क्लियर है बेटा?
तो थर्मल स्टेबिलिटी किससे रिलेटेड है? साइज से, या फिर आप क्या कह सकते हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, कम किस में है? इसमें है, इसमें तो ज़्यादा डिफरेंस है ना, तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा है, तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी? क्लियर है बेटा? इसी के साथ साथ आपका ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है या रिएक्टिविटी ऑफ अ हैलोजन विद अदर हैलोजन वो ख़त्म होता है। इसी के साथ साथ बेटा आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई हैं। एक टॉपिक मैं और करा रही हूँ आपको, दैट इज़ अ अनोमलस बिहेवियर ऑफ अ फ्लोरीन। उसके बाद आपके पास ग्रुप 17 के सिर्फ 2 कंपाउंड रह जाएंगे, क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिनको मैं बहुत जल्दी फिनिश करने की कोशिश करूँगी कि ग्रुप 17 आपका जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। अब देखो आगे, नेक्स्ट देखो बेटा, अनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन। अनोमलस का मतलब क्या होता है कि अगर हम ग्रुप 17 के एलिमेंट की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो फ्लोरीन शो कर सकता है, बाकी सारे शो नहीं कर सकते। तो आपने इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ करी हैं, उन्हीं में से ही पॉइंट है। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है। फ्लोरीन की सेकेंड पॉइंट क्या हुआ? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। आपने करा ग्रुप में मूविंग डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज। तो फ्लोरीन की सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लो होती है। क्यों? क्योंकि साइज छोटा होने की वजह से लोन पे रिपल्शन की वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? लो। अब F एटॉमिक नंबर 9 है बेटा। फोर्थ पॉइंट क्या है? कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2, 2s2, 2p5 और 2 शेल में d ऑर्बिटल नहीं आता, तो क्या है? इन एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। अब d ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन नहीं हो सकती, तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? -1 और +1। जबकि अदर मेंबर क्या शो करते हैं? इसकी जो अदर मेंबर हैं इस ग्रुप के, वो कौन सी शो करते हैं? +1, +3, +5, +7। तो उनसे डिफरेंस हो गया ना। और क्या है? जो फ्लोरीन है वो H के साथ मिलके HF की फॉर्म में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि बाकी सारे HCl, HBr और HI इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। अब नेक्स्ट क्या है? फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये आयनिक कंपाउंड बनाता है, जबकि अदर एलिमेंट क्या बनाते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है फ्लोरीन से। लास्ट पॉइंट क्या है कि जो फ्लोरीन है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत ही हाई होता है। दे हैव अ हाई टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में है। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करी थी तो उसमें आपने देखा होगा कि फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था। तो इन्हीं सभी प्रॉपर्टीज़ की वजह से हम फ्लोरीन को सुपर हैलोजन बोल देते हैं। क्यों सुपर हैलोजन बोला? बिकॉज फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज बाकी सब एलिमेंट से, बाकी सब एलिमेंट कौन से हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से क्या है? डिफरेंट हैं। इसी को क्या बोलते हैं? अनोमलस बिहेवियर। और इसी वजह से फ्लोरीन को सुपर हैलोजन बोल देते हैं। इसी के साथ साथ आपका आज का टॉपिक बेटा फिनिश। ओनली 2 टॉपिक ऑफ अ ग्रुप 17 इज लेफ्ट। वन इज अ क्लोरीन एंड द सेकंड वन इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क एंड कमेंट। बाय बाय एवरीवन।